SCERT क्लास 8 का हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है वो है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। मतलब अभी जो है आधुनिक काल में भारत का किस तरह का इतिहास है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल जो है जैक बोर्ड का जो है वो तैयारी बहुत अच्छे से करवाया जाता है। आप लोग को नोट्स जो है वो दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे आधुनिक काल में भारत का इतिहास कैसा है। आधुनिक मतलब हम लोग अब का जो है समय है ना, अब इतिहास को जो है वो 3 भाग में बांट दिया गया है। इतिहास को जो है वो पढ़ने के लिए आसानी हो या फिर समझने के लिए आसानी हो, इसको 3 खंड में बांटा गया है इतिहास को। सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास इसको बांट दिया गया है। प्राचीन काल इतिहास को 3 काल खंड में बांटा गया है, प्राचीन। दूसरा हो गया मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन। और तीसरा आधुनिक। तो इतिहास को 3 काल खंड में बांट दिया गया है, लोगों को समझने के लिए आसानी हो उसके लिए। तो हम लोग प्राचीन जो था वो क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7 में मध्यकालीन के बारे में पढ़े होंगे, और इसमें जो क्लास 8 में हम लोग है आधुनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ कुछ बात बोला गया है कि कल्पना कीजिए कि कोई 17वीं सदी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है कब का है, 17वीं सदी का है, और वो किसी करिश्मे से जो है पुनः क्या होता है, जीवित हो जाता है और इस दुनिया में आ जाता है। 17वीं सदी के आदमी है और अभी जो है फिलहाल अभी आ जाता है 2024 में, है ना। तो उसको क्या दिखेगा, पूरा दुनिया उसको जो है अपनी 17वीं सदी के हिसाब से पूरा का पूरा जो है बदला बदला नजर आएगा। हर एक चीज बदला हुआ नजर आएगा उसको, एक चीज नहीं, हर तरह की चीज जो है उसको बदला हुआ नजर आएगा। उसे अपने समय की कुछ इमारत जो है आज भी खड़ा दिखाई देगा, मतलब 17वीं शताब्दी के जो इमारत है उसको अभी भी दिखेगा। कुछ उसको इमारत खंडहर के रूप में भी दिखेगा, है ना, कोई जो है टूट फूट के खंडहर बन गया होगा, इस तरह में दिखेगा। तो कुछ जो है वो सबूत भी दिखेंगे, है ना, अलग अलग तरीके की चीजें दिखेंगे, लेकिन अधिकांश चीजें उसे एकदम जो है वो बदला हुआ दिखाई देगा, है ना। बहुत सारा चीज ऐसा जो है कि उस व्यक्ति को जो है किसी करिश्मे से जिंदा होता है 17वीं सदी के व्यक्ति, तो उसको अभी के चीज जो है ना, बहुत ऐसा अधिकांश चीज जो है उसको क्या दिखेगा, पूरा का पूरा बदला हुआ दिखेगा। वह कई नगरों और शहरों को भी देखेगा। वह यह भी देखेगा कि उसके जमाने में शहर और आज के जमाने का जो शहर है वो पूरा का पूरा जो है अलग है, भिन्न है ना। तो भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा, भूमि का दृश्य भी बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं पर जो है वो उसके जमाने में ना तो आज जैसा कारखाना होगा और ना पक्का सड़क होगा। तो अभी देखेगा बड़ा बड़ा कारखाना दिखेगा, पक्का सड़क दिखेगा, तो भूमि भी उसको बदला बदला नजर आएगा। उसके समय में मकान भी आज जैसा नहीं होगा। पहले खपरा का मकान होता होगा, पुआल का मकान होता होगा, लेकिन अब जैसा बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला इस तरह का बिल्डिंग तो नहीं होता होगा। तो वो चीज देखेगा तो उसको भी और भी बदला बदला नजर आएगा। सड़क पर तरह तरह की गाड़ी देखेगा तो भी उसको मतलब अजीब लगेगा, ऐसा ऐसा गाड़ी रहता है। पहले कैसे कैसे गाड़ी रहता था, तो पहले जो स्कूटर रहता था इस तरह रहता था, अभी तो देखेगा कि मतलब स्पोर्ट बाइक तो तरह तरह का, है ना। तो ये सारा चीज उसको दिखाई देगी। अब जिनकी उससे क्या हो जाएगा, कल्पना भी नहीं की होगी, मतलब उस तरह को वो सोचा भी नहीं होगा व्यक्ति की, मतलब इस इतना सारा चीज जो है वो बदलेगा। आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज को देखेगा, है ना, रेल के पटरी मतलब पटरी पर जो है रेलगाड़ी को दौड़ते हुए देखेगा। ये सब देख के तो चकित ही रह जाएगा। जो व्यक्ति किसी करिश्मे से 17वीं शताब्दी के व्यक्ति अभी जिंदा हो जाएगा, अपना समय में वो जिस तरह की चीज देखा होगा और अभी इस तरह की चीजें देखेगा तो वो तो पूरा चकित रह जाएगा। दुकान में उसे ऐसी चीज दिखाई देगा कि जो उसने पहले कभी देखा भी नहीं होगा दुकान में, है ना। उसका इस्तेमाल करना भी उसको सीखना होगा, है ना, उसको इस्तेमाल करने भी नहीं जानता होगा, उस तरह की चीजें देखेगा। जैसे कि अभी लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, उसमें यूज करना नहीं जानता होगा, उस समय तो आया नहीं था वो। तो अभी वो अपना चीज देखेगा तो उसको सीखना पड़ेगा। खेती करने के लिए भी नया नया तरीका दिखेगा, है ना। अभी ट्रैक्टर से हल जोताता है, ट्रैक्टर से हल ये धान रोपाता भी है और धान कटाता भी है ना। गेहूं जो है वो काटता है तुरंत, जो उसको भूसा में कर देता है ना। तो इस तरह से जो है तुरंत वो सारा चीज देखेगा बदला बदला, तो जिसे उसके पहले कभी देखा भी नहीं होगा उस तरह की चीजें को। इसी प्रकार समाज, राजनीति और संस्कृति में भी अचानक परिवर्तन आ जाएगा, है ना। नजर समाज में भी उसको परिवर्तन आएगा, राजनीति में भी नजर आएगा। कहा जा सकता है कि लगभग जो है उसको सारा का सारा चीज जो है वो बदला बदला से दिखाई देगा। यहाँ तक कि लोग का भाषा भी बदला बदला से दिखाई देगा। पहले कुछ तरह से बोलता होगा, लेकिन अब का भाषा थोड़ा सा कुछ तरह के है, तो उसे अपनी भाषा में भी अलग अलग महसूस होगा। अब इस तरह से वे अपने एक ऐसी बदली हुई दुनिया पाएगा जिसने उसे सपना में भी कल्पना नहीं किया होगा कि मतलब ऐसा दुनिया जो है बदल जाएगा, है ना। वास्तव में दुनिया जो है वो 2-3 शताब्दी में इतना परिवर्तन देखा है, इतना परिवर्तन देखा है कि पिछले शताब्दी में बहुत जो है ना हम इतिहास के माध्यम से जान पाएंगे। हम लोग इतिहास के माध्यम से जो है ना पिछले क्या था नहीं था, क्या परिवर्तन हुआ है, वो चीज है, वो चीज हम लोग इतिहास के माध्यम से जानेंगे।
तो अब यहाँ आता है कि इतिहास में तारीख का महत्व। सबसे पहले तो इतिहास में जो है वो तारीख का महत्व रहता है ना, तारीख जो रहता है डेट, उसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है इतिहास में। कैसे, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो पहले के लोग में यह धारणा बना रहता था कि इतिहास क्या है, एक नीरस विषय है। सब आदमी, अभी भी आप लोगों को लगता होगा कि इतिहास कितना एकदम बेकार विषय है, एकदम नहीं कुछ समझ में आता है ना, कि जिसमें कि तारीख याद रखना पड़ता है, तारीख और वर्ष याद करना पड़ता है, इसलिए इसको नीरस विषय बोलता है। कितना मतलब घटिया विषय है ना। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया था, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये सब याद रखना पड़ता है। इसी सब चीजों के खूब जो है आपस में चर्चाएं होती रहती है। आम लोगों की यह समझ में थी कि इतिहास तारीख का पर्याय है। मतलब आम आदमी सोचता है कि इतिहास जो है उसमें बस खाली तारीख रखना पड़ता है, तारीख का जो है वो भरमार है। तो क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? मतलब जो लोग बोलता है कि इतिहास में जो है वो बहुत खाली तारीख के याद करना पड़ता है, इतिहास नीरस विषय है, ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं। इतिहास की वजह से जो है ना आज हम लोग डेवलप कर पाए हैं। इतिहास अगर नहीं रहता तो हम लोग आज इतने डेवलप नहीं कर पाते। जैसे कि इतिहास में देखा जाए तो लैपटॉप नहीं था, तभी लैपटॉप है। इतिहास से ही चीजें हम लोग सीखते हैं। इतिहास में जो बीत गया ना, उसी से हम लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं। तो इतिहास सीखने का मौका देता है। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर जो परिवर्तन हुआ है उसके संबंध में बताता है कि अरे उस समय ऐसा था, अभी ऐसा हो रहा है ना, उस तरह के संबंध को बताता है। अतीत में चीजों किस तरह से थी और अब उसमें क्या बदलाव आया है उसके बारे में बताता है। अतीत और पर्यावरण की तुलना में क्रम हम जो है तिथिवार घटना का विवरण ढूंढते हैं। देखिए अतीत में जो भी चीज बदलाव हुआ है ना, उसका तुलना करने के लिए हम लोग डेट बाय डेट जो है ना उसको घटना को हम लोग विवरण ढूंढते हैं कि मतलब इस समय में ऐसी चीज हुआ, इतना समय में ये चीज हुआ, इतना समय में ये हुआ, है ना, ये सारा चीज। अभी जैसे मान के लो कि अभी हम बोलते हैं कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री था, तो बीता हुआ बात है ना। तो अब इसमें डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, कि 2014 में जो है वो बीजेपी का सरकार आया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, इस तरह से। तो दैनिक जीवन में है ना, दैनिक जीवन में हम अपने आसपास के कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु का ऐतिहासिकता को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है। हम लोग बहुत तरह तरह की चीज देखते हैं। ये दिख रहा है, मौज देखते हैं, आज से मौज देख रहे हैं, है ना। इसी तरह से और भी चीज देखते हैं, ये चश्मा है, या फिर तो और भी तरह तरह की चीजें, ये बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। हमें लगता है कि ये सारा चीज जो है ना वो बहुत पहले से जो है वो चलते आ रहा है। जो चीज हम लोग देखते हैं उसको लगता है बहुत पहले से ये चीज चलते आ रहा है, बहुत अरसे से चलते आ रहा है। हालांकि कभी कभी कुछ चीजों को देखकर हम लोग हैरत में भी पड़ जाते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें देखते हैं तो लगता है ये तो पहले से चलते आ रहा होगा, चलते आ रहा होगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा भी देख लेते हैं ना कि हैरत में पड़ जाते हैं, अरे ऐसा चीज कब से ये शुरू हुआ होगा, है ना। उन्हें देखकर कभी कभी खुशी भी महसूस होता है, मन में उस वस्तु का ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होता है। कभी कभी कुछ ऐसा चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला कब से बना होगा, कैसे बना होगा, सबसे पहले कौन प्रयोग किया होगा, ऐसा ऐसा सवाल उठता है। और ये इसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा भी होता होगा, है ना, कि सबसे पहले मोबाइल कौन लाया होगा, मोबाइल का प्रयोग सबसे पहले कौन किया होगा, है ना, कैसा था, मतलब सबसे पहले कैसा मोबाइल होगा, कितना वो होगा, ये सारा चीज जो है जिज्ञासा होता है। उदाहरण के लिए, है ना, हम लोग बस स्टैंड पर एक चाय दुकान है ना, चाय की दुकान। तो अब वहां पर जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, कोई व्यक्ति जो है बस स्टैंड में चाय की दुकान है, कोई व्यक्ति वहां चाय क्या कर रहा है, पी रहा है ना। तो मन में सवाल उठता होगा, कोई व्यक्ति जो है बस स्टैंड में देखा कि चाय पीते हुए। अब इस तथ्य में हैरानी हो सकता है कि दुनिया में लोग चाय कब से शुरू किया होगा, आखिर ये व्यक्ति चाय पी रहा है तो ये शुरुआत कब से हुआ चाय पीने के लिए। इस तरह से हैरत, मतलब उसको दिमाग में सवाल उठेगा कि कब से ये शुरू हुआ, सबसे पहले कहां और कौन चाय पिया होगा, शुरुआत कैसे हुआ होगा। आकाश में हवाई जहाज को उड़ते हुए कोई देखेगा तो उसका मन में भी प्रश्न उठेगा कि आखिर हवाई जहाज कब से चल रहा था, है ना, ये कब से शुरू हुआ है, सबसे पहले हवाई जहाज कौन उड़ाया होगा। ऐसा सवाल उठता है ना लोगों की, हवाई शुरुआत कब से हुई होगी। हवाई जहाज नहीं था तो लोग कैसे आते जाते होंगे। अभी तो हवाई जहाज है तो एक बार में बैठे चल गए, पहुंच गए तुरंत। जब नहीं था उस समय कैसे होता होगा। दुनिया एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबी दूरी जो है वो किस तरह से तय करता होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग कहीं भी जाने के लिए बाइक है, कार है, जहाज है, तरह तरह की चीजें है। जब नहीं होता होगा तब कैसे आदमी जाता होगा, सवाल उठ रहा है ना। गर्मी के दिन में अभी पंखा जो है ना बहुत, अभी तो गर्मी तो 47 डिग्री प्लस पहुंच रहा है ना, तो ये सुकून देता है पंखा। आखिर ये पंखा शुरुआत कौन किया होगा, ऐसा प्रश्न उठता है। उसी प्रकार एसी है, एसी कब से शुरू हुआ होगा। ये सबके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, कहानी छिपी होती है, और उसको जानने, कहानी के पीछे कुछ छिपा हुआ रहता है ना, उसको जानने की जिज्ञासा बहुत होता है ना। जब घर में अंधेरा होता है तो रोशनी के लिए बिजली का बल्ब जलाते हैं। ये देख के भी प्रश्न उठा कि सबसे पहले बिजली का मतलब ये बल्बा कैसे जला होगा, है ना, बल्बा कौन बनाया होगा, है ना, इसने कब बनाया होगा। जब यह नहीं था तो लोग अपना घर में क्या जलाते होंगे, क्या प्रबंध करते होंगे, है ना। पटरियों पर सरपट रेलगाड़ी दौड़ रहा था, है ना, उस समय देखिएगा अरे रेलगाड़ी, है ना। जब रेलगाड़ी नहीं होगा तो किस तरह से आदमी जाता होगा, या फिर तो रेलगाड़ी सबसे पहले कौन चलाया होगा। अगर रेलगाड़ी नहीं होगा तो आदमी कैसे जाता होगा। ये सारा सवाल उठता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक
जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसमें कागज का छपा हुआ है। अब उसी तरह से जब कागज नहीं हुआ होगा, आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो किताबा कैसे बनता होगा, किताब कैसे लिखाता होगा, ये सारा चीज प्रश्न इतना दिमाग में आता है ना। तो उपयुक्त प्रश्नों को समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब देखिए ये चीज जो है ना, इतना प्रश्न उठा, तब यही प्रश्न जो है ना वो समय के बारे में सोचने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। उसके बाद जो है हम लोग इससे जो है वो हम लोग तारीख जो है ना महत्व बढ़ जाता है ना। तो समय को सदैव साल या महीने में बंदिशों में नहीं बांध सकते। समय जो है कि कोई नहीं साल महीना में बांध सकता है। ये कई घटनाओं का इतिहास के पन्ने पर दर्ज है, जिसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं किया जा सकता। भारत पर जो है वो कई सदियों तक अंग्रेज शासन कर रहे थे। अंग्रेज बहुत शासन किए भारत में। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं था। मतलब कोई भी ब्रिटिश शासन जो यहाँ अंग्रेज लोग रहा, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं था कि जो ब्रिटिश इतना से रह रहा है, इतना तारीख तक ही रहेगा, इतना ही समय तक रहेगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो कोई भी बता नहीं पाएगा कि आखिर राष्ट्रीय आंदोलन जो था उस शुरुआत कब से हुआ है ना। यह भी बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से, किस तारीख से हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू कर दिया गया था, है ना। कि जो अंग्रेज लोग यहाँ शासन किया तो उसके प्रति जो है विरोध किया गया, तो ये कब से शुरू किया गया। वास्तव में ये चीजें बहुत लंबे समय से चलती रही है। अब इसे एक निश्चित तिथि में नहीं बताया जा सकता है कि ये चीज कब से शुरू हुआ, कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, जो है ना यही चीज जो है इस समय से ही शुरू हुआ। तो इन परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए हम लोग जो है ना उसको काल खंड में बांट दिए गए हैं। कोई जो जिस चीज के बारे में स्पष्ट डेट अगर मालूम नहीं है कि यही तारीख से ये चीज शुरुआत हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काल में बांट देते हैं, कालखंड में बांट देते हैं कि प्राचीन काल में ये हुआ था, तो मध्यकाल में ये हुआ था, तो आधुनिक काल में ये हुआ था। तो कालखंड में इसको शामिल किया जाता है जब बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, है ना। इसको कालखंड में बांटा गया है। अब हम लोग इसी तरह देखेंगे कि इन तथ्यों के बावजूद भी, इतना सारा तथ्य के बावजूद, देखने के बावजूद भी हम लोग इतिहास को जो है ना, इतिहास को जो है वो तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इतना चीज होने के बाद भी इतिहास को हम लोग तारीखें से जोड़ के देखना चाहते हैं कि ये कब से हो रहा है ना। अब इसका कारण यह है कि पहले युद्धों की बड़ी घटनाएं विवरण को इतिहास समझा जाता था। पहले देखिए, पहले क्या था ना कि पहले बड़ा बड़ा युद्ध जो होता था ना उसको जो इतिहास समझा जाता था, जो लड़ाई हुआ ना वही इतिहास है। नहीं, इतिहास लड़ाई हुआ वही खाली नहीं है, इतिहास क्या क्या बदलाव हुआ वो इतिहास है ना। लोग बोलते हैं कि इतिहास जो है बस खाली इसमें कौन कब लड़ा, कौन कब मरा, यही सब शामिल रहता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इतिहास जो है इसमें हम लोग को जो है वो इतिहास में कुछ सीखने के लिए मिलता है, परिवर्तन को देखने के लिए मिलता है। ये चीज जो है इस समय से परिवर्तन हुआ है, वो सारा चीज। कोई जरूरी नहीं है कि इतिहास में बस खाली जो है वो लड़ाई के बारे में है, युद्ध के बारे में घटना शामिल किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में हम विस्तार करेंगे। अब इसमें इतिहास में जो हम लोग कौन शासक कब तक क्या क्या नीति लगाया था, क्या विचार किया था, उस सारा चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर राजा का, है ना, राज्याभिषेक, उसके वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, उसकी मृत्यु, उसका उत्तराधिकारी इतिहास का विषय माना जाता है ना। इस सारा को जो है इतिहास का विषय माना जाता था। इतिहास का विषय किसको माना जाता था कि उदाहरण के लिए कोई राजा जो है उसका राज्याभिषेक कब हुआ, उसका विवाह कब हुआ, उसका जीवन किस तरह का था, युद्ध कहां कहां से किया, है ना, उसका सीमा कितना दूर तक फैला हुआ था, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया, और वो राजा मरा कब, ये सब, उसका उत्तराधिकारी फिर कौन बना, ये सब को, यही सब विषय को इतिहास माना जाता था पहले। लेकिन इन स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इसका जो निश्चित अगर कोई तारीख बताना है तो इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगा, आराम से बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष जो है महत्व बरकरार रहता है ना। यही सब जो है वजह से जो है वो तिथि को महत्व रखा गया है इतिहास में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में थोड़ा सा है कि विज्ञापनों का रुचि। विज्ञापन मतलब क्या होता है, विज्ञापन मतलब होता है एक तरह का प्रचार, है ना। जो लोगों को जो चीज पसंद नहीं है उसको पसंद करने लगेगा, नापसंद चीज को पसंद करने लगेगा, उस तरह के विचार होता है ना। तो विज्ञापन का रुचियों पर प्रभाव, विज्ञापन का रुचि पर क्या प्रभाव पड़ा वो चीज को हम लोग देखते हैं। तो विज्ञापन काफी समय से हमारी पसंद या नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों में विज्ञापन को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पाद के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, है ना। विज्ञापन का मतलब है कि किस तरह से नया नया चीज उत्पादन किया गया और उसके लिए किस तरह से बाजार तैयार किया गया। देखिए हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, इतिहास में कोई जरूरी नहीं कि राजा का जो है ना कब कौन राजा कौन लड़ा, कब कहा लड़ा, कैसे मरा, है ना, किसका बेटा कौन था, ये सब नहीं जरूरी नहीं। क्या क्या परिवर्तन हुआ है ना वो चीज हम लोग को भी समझना जरूरी है ना। तो विज्ञापन में जो है काफी हम लोग का जो है वो पसंद और नापसंद को प्रभावित करता है। और बीते दिन में विज्ञापन को देखकर ये समझा जा सकता है कि नया उत्पादन जो होता है ना उसको बाजार में कैसे लाया जाए, कैसे तैयार किया जाए, लोगों के प्रति कैसे उसको पहुंचाया जाए और लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, है ना, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदला जाए, ये सारा चीज जो है उसी को हम लोग विज्ञापन बोलते हैं। अब 1922 ईस्वी में जो है लिप्टन चाय एक तैयार किया गया था। अब इसका विज्ञापन पता है कैसे हुआ लिप्टन चाय का, तो इसका प्रचार ऐसे किया कि लिप्टन चाय जो है उसको शाही परिवार, बड़ा बड़ा आदमी लोग पीता है,
है ना। तो ऐसे में आम आदमी बोलेगा अरे बड़ा बड़ा शाही परिवार इसको पीता है चाय को, लिप्टन चाय को, हम लोग भी पियेंगे, उसका बिक्री बढ़ेगा। उसी प्रकार अभी जैसे कि अभी डव साबुन हो गया या फिर लक्स हो गया, है ना, दीपिका पादुकोण लगाती है ना, प्रचार करती है कि देखिए तो दीपिका पादुकोण जो है वो लक्स साबुन का लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो बस खाली लोगों को दिखा रही है, प्रचार, उसको कंपनी पैसा दिया है और वो दिखा रही है कि मतलब जो है हम भी जो है लक्स साबुन का प्रयोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए। अब हम लोग जो आम आदमी क्या सोचेगा कि इतना बड़ा पैसा वाला आदमी जो इस साबुन से नहा रहा है तो हम लोग भी इस साबुन से नहाएंगे, ये चीज सोचेगा। तो यही चीज होता है विज्ञापन। अब नेक्स्ट आता है कि तारीख क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण, आखिर तारीख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, तारीख इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीख को अन्य तारीखों के, अन्य दिनों की अपेक्षा में ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि को जो है वो परिवार के सदस्य की जिंदगी से कुछ कोई महत्वपूर्ण घटना जो है ना या यादें जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, तारीख क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो तारीख इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस तारीख से उस परिवार में किसी अन्य दिन की अपेक्षा में उस तारीख को बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। उस परिवार में उस तारीख से कुछ जुड़ाव, यादें जुड़ा हुआ रहता है। उदाहरण के तौर पर क्या क्या जुड़ाव हो सकता है, तो किसी का जन्मदिन हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी का जन्मदिन 5 जून के है ना, तो 5 जून उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, न कि 6 जून, है ना। 6 जून उसके लिए कोई महत्व के दिन नहीं है, 7 जून उसके लिए कोई बेकार के दिन है, कोई महत्व के दिन नहीं, लेकिन 5 जून के किसी का बर्थडे है तो वो 5 जून उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उसी प्रकार किसी का शादी हुआ है तो जिस दिन शादी हुआ है, जिस तारीख को शादी हुआ है, वो उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब किसी का पुण्यतिथि कोई उस तारीख को मरा है तो वो उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। तो इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोगों के विशेष रूप में याद करके रखते हैं, है ना। जो चीज जिससे मतलब किसी तरह का यादें जुड़ा हुआ रहता है तो परिवार के लोग जो है उस तारीख को जो है वो याद करके रखे रहते हैं और उस तारीख को जो है वो स्पेशल दिन फिर मना देते हैं, है ना। तिथि को स्वयं अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई भी डेट अपने आप महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज जो है आज का डेट जो है वो आज 30 मई है, ठीक है। तो 30 मई जो है वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरा जुलाई में बर्थडे है ना, 3 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, तो वो दिन मेरे लिए क्या है बहुत ज्यादा महत्व का है, क्योंकि उस दिन हम जन्मे थे। लेकिन आज मेरा के लिए कोई वो खास दिन नहीं है। तो तारीख जो है महत्वपूर्ण जो है दिन अपने आप नहीं हो जाता है, उससे किसी प्रकार ना किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का जुड़ाव लगा हुआ रहता है, तब वो तारीख को जो है वो महत्व माना जाता है। लेकिन जब उस तिथि में किसी की कुछ यादें जुड़ी जाती है या फिर तो तिथि यादगार बन जाता है, हम अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थितियों में महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाता है ना। अब यहाँ हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि इसे एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं कि उदाहरण में क्या है कि भारत में इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासनकाल का विस्तृत चर्चा किया गया। मतलब देखिए इतिहास में जो है ना ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है कि भारत में जब अंग्रेज लोग था तो जितना गवर्नर यहाँ रहा ना तो सबका जो है एक लाइन से शासन का जो है वो काल अवधि जो है वो चर्चा में लिखा गया है। अभी भी हम लोग को लिखा गया है, मतलब सबसे शुरू प्रधानमंत्री कौन बना था, उसके बाद कौन बना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसी तरह से एक ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है कि इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों का शासनकाल की जो है वो विस्तृत चर्चा किया गया है। और इसमें भारत के प्रथम जो गवर्नर है ना जनरल वारेन हैंगस्टन के शुरुआत होकर, मतलब यहां से शुरू होता है। भारत का प्रथम जो गवर्नर था वो जनरल वारेस हैंगस्टन था। यहां से शुरू होकर जो अंतिम था वो अंतिम गवर्नर जो था वो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक ये चीज चला था। अब इसके अलग अलग अध्याय में हम लोग दूसरे गवर्नर जनरलों के अथवा वायसराय के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अलावा भी ये तो पहला हम लोग लास्ट वाला देखें, इसके अलावा भी बहुत सारा जो है वो गवर्नर जनरल जो है वायसराय जो हम लोग के लिए पढ़ने के लिए मिलेंगे। कौन कौन है, तो लॉर्ड हो गया कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हैंगस्टन, विलियम्स बैटिंग, डलहौजी, मेटकाफ, एलनबरो, कैनिन, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, ये सब जो है ना वो सब गवर्नर है ना। कहाँ का, तो भारत का अंग्रेजी गवर्नर है, ये सब अंग्रेज गवर्नर। अब इरविन हो गया, लिंथिगो वेवेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ये सब क्या था, भारत का गवर्नर था। तो पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों का वायसराय की एक लंबी श्रृंखला रहा होगा,
मतलब इतना हम लोग देखते हैं कि कितना सारा जो है यहाँ ना गवर्नर रहा है ना, जनरल गवर्नर कितना सारा रहा है। तो आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों को सभी को तिथि का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियां, नीतियां, उपलब्धियां के आधार पर तय किया गया है। अब देखिए, अब इतिहास में जो है इस तारीखों को जो है वो महत्व इस तरह से दिया गया है कि मतलब इतना सारा गवर्नर था तो ये कौन कौन क्या किया है ना, क्या क्या ये उपलब्धियां हुआ, इसके आधार पर जो तैयार किया जाता है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीजें को अतिरिक्त तो अन्य कोई विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए कि ये जब इतने सारे गवर्नर के अभी हम नाम यहाँ बताएं, तो ये सारा जो है इनका अतिरिक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इनसे वही चीज जुड़ा हुआ है जो कि इसके लिए विशेष था, जिनके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। और इसके अलावा जो है जितना जानना जरूरी है वही हम लोग के लिए जो है इतिहास में महत्व है। इसके बाद जो है कोई चीज जानना जरूरी नहीं है उनके लिए। तो क्या हम अधिकारियों की नीतियां एवं गतिविधियों से तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अब यहाँ से हम लोग ये सब के इतिहास से हम लोग को जो है कि ये सब जब गवर्नर रहा था तो किस तरह के यहाँ नियम लगाया था, कैसे यहाँ शासन किया है, वो सारा चीज जो है उसको हम लोग सटीक जानकारी का प्राप्त कर सकते हैं ये इतिहास को पढ़ के। तो क्या उस समय है ना, इस युग में इतिहास का एक नए ढंग से लिखा जा सकता है? जो मतलब उस समय जो इतिहास है, जो मतलब इस तरह सारा गवर्नर था, किस तरह के ये सब का नीति लगाया था, वो सारा चीज को फिर से जो है वो नए ढंग से इतिहास को लिख सकते हैं। वर्तमान में इतिहास लेखन समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल भी करता है ना। तो ये सा उसका बाद नेक्स्ट आता है कि आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग, मतलब आधुनिक भारत में जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है नहीं, उसके बारे में लोग जानेंगे। तो भारत जो है वो एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है ना। भारत जो है क्या है, विशाल भौगोलिक, मतलब इसका जो है ना पृथ्वी में जो है अलग अलग देश है। तो अब भारत जो है इसका जो है वो भौगोलिक जो है, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के भारत का जो स्थिति है वो क्या है, एक विशाल तरह से बड़ा सा है। उत्तर में यह हिमालय के शिखर से घिरा हुआ है। उत्तर की साइड हम लोग अगर उधर देखेंगे तो ये हिमालय पर्वत से जो मतलब घिरा हुआ है। पश्चिम के साइड अगर देखेंगे तो अरब सागर है, और पूरब के साइड में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण के साइड में देखेंगे तो हिंद महासागर है। मतलब ये जो है ना वो चारों तरफ से जो है वो सुरक्षित घिरा हुआ है हम लोग का भारत। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये उत्तर में है ना, उत्तर में जो है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब इधर से भारत हम लोग के इस तरह से है, भारत है ना, इस तरह से भारत है, तो इधर से लेके है ना ये है ना, इस तरह से भारत है। तो इधर से लेके कश्मीर से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक जो है वो 3200 है ना, यहाँ 3200 किलोमीटर है। और उसी प्रकार जो है पश्चिम से है ना, पश्चिम हम लोग के इस जगह पर यहाँ कच्छ से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ कितना है तो 2900 किलोमीटर है। आज चीन के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत बन चुका है। तो नेक्स्ट आता है कि कैसे तय की जाती थी अवधि, समय को किस तरह से तैयार किया जाता था। तो इतिहास में जो है ना, इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्जा होती है। इन कालखंडों के निर्धारित पर ज्यादातर इतिहासकारों ने सहमति भी मिल चुका है। क्या सहमति मिल चुका है? तो इतिहास का जो है, इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने के लिए हमें इसके केंद्रीय तत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सेंटर चीजों को हम लोग जानना बहुत जरूरी है। इतिहास को अगर हम लोग को, कालखंड को अगर समझना है ना, तो इसके जो है केंद्रीय तत्व को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है हम लोग को इतिहास समझने में आसानी होगा। इसलिए इतिहास को किसी भी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे कालखंड में बांट दिया गया। अब इतिहास इतना बड़ा इतिहास है तो उसको जो है एक अगर इकल्ला वो रहेगा तो बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। तो उसको जो है अलग अलग कालखंड में बांट दिया गया है, जिससे कि उसको समझने में, इतिहास को समझने में हम लोग को आसानी हो। और ये लक्षण जो है कुछ विशेषताओं द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब इनमें से एक अवधि दूसरे अवधि के बीच में आए परिवर्तन के बारे में बताता है कि मतलब पहले की अवधि में क्या परिवर्तन मतलब था, अभी की अवधि में क्या परिवर्तन हुआ। तो इतिहास इस चीज के बारे में बताता है कि मतलब पहले क्या था और अब क्या था। अब उसी प्रकार जो है जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पीछे है ना। जेम्स मिल एक व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि इस सभ्यता के मामले में है ना, सभ्यता के मामले में जितना भी एशियाई देश है, एशिया महाद्वीप में जितना भी देश आता है वो यूरोप से पीछे है। मतलब इनका कहना था कि जो यूरोप महाद्वीप वाले देश हैं वो सब बहुत चीज जानते हैं, वो सब बहुत सभ्य हो चुके हैं, वो सब के बारे में बहुत वो सब बहुत तरह तरह की जानकारियां को प्राप्त कर चुके हैं। और एशिया वाला देश जो है ना वो कुछ नहीं जानता है, ये मानना था उनकी धारणा। मानना था कि अंग्रेज के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह था। मतलब देखिए जेम्स मिल का क्या मानना था कि जब अंग्रेज आया था ना, तो अंग्रेज के आने से पहले यहाँ जो था वो हिंदू और मुसलमान जो होता है ना वो सबका तानाशाह था, शासन था। अब यहाँ जो है उस समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वास की भरमार था। और ये भारत में जो है ना अंधविश्वास ये सब बहुत सारा यहाँ जो है वो पूरा भरमार था इसका, है ना। ये सब किसका कहना है?
तो देखिए यहाँ जो है जेम्स मिल का कहना था, है ना, कि समाज में धार्मिक टकराव और जातिगत बंधन और अंधविश्वास से भरमार था ये भारत, ये एशियाई देश पूरे। तो जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अब ये जेम्स मिल क्या कहना है कि इसका कहना यह है कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ आएगा ना, तो उसी के माध्यम से जो है भारत जो है सभ्यता के मार्ग पर जो है आगे बढ़ पाएगा। ये अभी बहुत पीछे है ना। इसके लिए आवश्यकता था कि भारत में जो है वो यूरोपीय शिष्टाचार लाया जाए, यूरोप के जो भी शिष्टाचार है वो लाया जाए, वहां की कला लाया जाए, वहां के संस्थाओं और कानून लागू किया जाए यहाँ भारत में। तब जो है ये क्या हो जाएगा, भारत जो है वो सभ्य बनेगा। मिल का सुझाव था कि भारत के कोई भी, है ना, भारत के संपूर्ण भूभाग पर जो है वो अंग्रेज को अधिकार जमा लेना चाहिए, मतलब जितना अंग्रेज है ना पूरा भारत को जो है कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि जो है भारतीय जनता को ज्ञान मिले, सुखी जीवन मिले, प्रदान किया जा सकता है। लेकिन उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। मतलब जेम्स मिल का मानना था कि भारत को अगर विकास करना है तो अंग्रेज सहायता करेगा तभी होगा, अंग्रेज सहायता नहीं करेगा तो भारत का विकास होगा ही नहीं। यह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है। अब यहाँ जो है आगे फिर बोला गया है कि इतिहास लेखन की यह अवधारणा जो है इस तथ्य पर आधारित था कि अंग्रेजी शासन, है ना, भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। मतलब यहां बोला गया है ना कि भारत जो है वो ब्रिटिश जब लोग नहीं आया था भारत में, तो इससे पहले का जो समय था भारत का वो पूरा क्या था, अंधकारमय था, पूरा मतलब जो है ना वो अच्छा कोई भी चीज यहाँ नहीं था। तो क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब जेम्स मिल जो इतना सारा चीज बड़बड़ा के बोल दिया, क्या ये सब कुछ स्वीकार किया जा सकता है? तो इतिहास जो है ना, इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू या मुसलमान दौर पर बताया जा सकता है। देखिए इतिहास में जो है, इतिहास के किसी भी युग को धार्मिक आधार पर जो है ना हिंदू और मुसलमान का दौर को बता देता है। लेकिन क्या हिंदू के दौर में मुसलमान के युग में हिंदू का अस्तित्व नहीं था? मतलब जिस समय मुसलमान का यहाँ चलती था या फिर तो शासन था, तो उसमें हिंदू नहीं रहता होगा? या फिर तो हिंदू का जब शासन था तो उसमें का मुसलमान नहीं रहता होगा? हाँ, जरूर रहता होगा। तो क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते होंगे? मतलब ये सब था इतना, तो अलग अलग धर्म नहीं चलता होगा यहाँ, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये सब धर्म को खत्म कर दिया जाता होगा? तो किसी भी युग को सिर्फ उस समय तक शासकों को धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? कोई भी शासक है उसको धर्म के अनुसार जो है वो तय नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा था। हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां कोई भी शासक जो था ना उसका एक धर्म एक धर्म का रहा ही नहीं था। किसी ने सनातन धर्म को पद्धति को स्वीकारा था, तो कोई महात्मा बुद्ध का नीति को अपनाया था, और किसी ने महावीर जैन का, मतलब अलग अलग धर्म मानने वाले राजा यहाँ बने थे। उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट दिया गया। बहुत इतिहास को समझने के लिए बहुत सारा इतिहासकार जो था क्या समय को 3 भाग में बांट दिया भारत को, है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक काल में, ये 3 कालखंड में बांटा गया है ये समय को। और इस जो है ना विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को, काल को खंडे में बांटने की तरीका जो है भी पश्चिमी का देन था, पश्चिम के देशों का देन था। अब पश्चिम में आधुनिक काल में लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है ना, जिसमें कि आधुनिकता की ताकतों को जो है तेजी से विकास हो जा सकता है। अब मध्यकालीन समाज में, मध्यकालीन जो समाज के बारे में हम लोग को उनकी धारणा यह था कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं को वहां घोर अभाव था। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल को इस अवधारणा के बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, है ना। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति का एहसास का अभाव था, है ना। ब्रिटिश शासन जब आया था ना, उस समय जो भारत के लोग था वो लोग को पता नहीं था कि समानता क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, मुक्ति क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता था। तो साथ ही यह आर्थिक विकास की प्रगति का दौर भी नहीं था, और उस समय मतलब कोई किसी प्रकार का विकास भी नहीं हो रहा था। ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग बोलते हैं, मतलब इसको बिजनेस वाला युग बोल देते हैं। अब ये औपनिवेशिकता क्या था, आखिर औपनिवेशिक युग बोल दिया गया, तो ये औपनिवेशिकता क्या होता है उसके बारे में लोग देखेंगे। तो औपनिवेशिकता क्या है, तो इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस प्रकार जो है वो अस्थायी नवाबों को, मतलब यहाँ हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश लोग यहाँ आया, किस तरह से ये नवाबों को, राजाओं को जो है गद्दी से उतार कर शासन शुरू कर दिया था ब्रिटिश लोग, किस तरह से कब्जा किया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, यहाँ अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण जमा लिया, और अपना जो है नियंत्रण पूरा भारत में कर लिया, और अपने सारे खर्चों की पूर्ति
के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली भी शुरू कर दिया। मतलब यहाँ अंग्रेज लोग आया था व्यापार करने के लिए, है ना, व्यवसाय करने के लिए, लेकिन यहाँ आके यहाँ का नीति देख के यहाँ का सबको नवाबों को, राजाओं को गद्दी से उतार उतार के अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित करते गया, है ना। अपना सारा जो भी खर्च होता था ये यहाँ का राजस्व भी वसूलना शुरू कर दिया था, कर वसूलना शुरू किया था, और उसी से जो है उन लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने अपने आवश्यकता को पूरा करना शुरू कर दिया था और चीजों के सस्ती कीमत पर खरीदता था और अपना वहां ले जाके, है ना, उन्होंने निर्यात के लिए, व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती भी करवाता था। बाद ही करता था कि जबरदस्ती की यही चीज का तुमको खेती करना है तो खेती करना है। और इन प्रकार इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण जो है भारत में मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज के तौर पर, तरीके पर जो है बहुत सारे जो है परिवर्तन को भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। और जब एक देश में, है ना, एक देश में जो है दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया में को हम लोग जो है वो औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण क्या होता है, तो यहाँ से हम एक आंसर समझाते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि औपनिवेशीकरण किसको बोलते हैं। तो जब, है ना, जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, औपनिवेशीकरण बोला जाता है। मतलब एक देश के, जब एक देश दूसरा देश जो है ना, एक देश जो है वो दूसरे देश में अपने प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब तरह का परिवर्तन कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं औपनिवेशीकरण। और इसमें शक्तिशाली देश जो है वो कठपुतली सरकार द्वारा जो है कमजोर देश पर शासन करता है। मतलब जो शक्तिशाली देश है वो कमजोर देश पर जो है ना शासन करता है, कठपुतली जैसा उसको नचाते रहता है। अब नेक्स्ट आता है कि आधुनिक ऐतिहासिक का स्रोत। यहां से हम लोग देखते हैं तो आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है और आज हमारे नजर जिधर उठता है हमें ऐतिहासिक स्रोत भरमार नजर आता है। किला दिखता है ना। ऐतिहासिक स्रोत मतलब इतिहास में जो भी चीजें है ना, इतिहास की चीजें, जो पहले की चीजें हैं वो चीज हम लोग को मतलब किधर किधर क्या दिखता है वो सारा चीज है ना। तो आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोत का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हम लोग नजर जिधर जाएगा उधर ऐतिहासिक स्रोत दिखेगा, है ना। कहीं किला दिख रहा है, कहीं मकबरा दिखेगा, कहीं शिलालेख दिखेगा, विदेशी यात्रियों की कृतियां दिखेगा, पांडुलिपियां दिखेगा, मूर्तियां दिखेगा, बड़ी संख्या में मौजूद ये सब सारा चीज दिखता है। तो इसके अतिरिक्त अंग्रेज ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने के लिए परंपरा का शुरुआत किया था। इतिहासकार के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड, इस युग की जानकारी भी प्राप्त है ना। ये सारा चीज जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलेखागार, है ना। 1920 दशक में जो है बना भारतीय राष्ट्रीय लेखागार, जहां की रिकॉर्ड को रखा जाता था। अब यहाँ क्या है कि उनका तर्क था कि चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। अंग्रेज लोग का मानना था कि जो भी चीज है उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसला, सहमति, जांच, परिभाषा को स्पष्ट रूप से लिखने का जरूरी जो है मान लिया था अंग्रेज लोग कि हर एक चीज को जो है ना वो लिखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। बाद में कोई भी व्यक्ति इस चीज को अध्ययन आसानी से कर सकता है। अब ये चीज लिखा हुआ रहेगा तो कोई भी इसको बढ़िया से पढ़ सकता है। तो इस कारण से ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन का नया कार्य संस्कृति भी शुरुआत किया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और पत्रों को जो है संभाल कर रखने के लिए जरूरी समझा था। मतलब अंग्रेज जो भी चीज को लिखता था, जो नियम लगाता था, हर एक चीज को सब लिखते जाता था, रिकॉर्ड रखते जाता था और उसको संभाल के रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। अब इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं पर अभिलेख कक्ष भी बनवा दिया था ताकि वहां जो भी चीज लिखा गया उसको अच्छी तरह से रखा जाए। तहसील के दफ्तर भी बनाए गए थे, कलेक्टर बनाए गए थे, कमिश्नर बनाए गए थे, कार्यकाल में प्रांतीय सचिवालय भी बनाया गया था, कचहरी सभी के अपने रूम बनाए गए थे, रिकॉर्ड रूम बनाया गया था, इतना चीज बनाया गया था। अब महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार भी बनाया गया था और संग्रहालय जैसे संस्थान का स्थापित भी किया गया था। मतलब कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको रखने, सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार बनाया गया था, संग्रहालय बनाया गया था, सारा चीज को सुरक्षित रखा जाता था। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही जो है वो प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेज दिए गए थे और पन्नों की ज्ञापनों की आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। मतलब वो अंग्रेज समय की चीज, लिखा हुआ चीज अभी भी जो है ना लेखागार में जो है वो तैयार करके और अच्छी तरह से वो चीज रखा हुआ है। जिला के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स हो गया, रिपोर्ट हो गया, इस सबको भी पढ़ा जा सकता है अभी। मतलब हुआ है उच्च, है ना। बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा जो है प्रांतीय अधिकारियों को भेजा जाता था जो निर्देश और सुझाव, उसको भी जो है वो चीज अभी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सब कहाँ रखा गया, अभिलेखागार में बहुत अच्छा से सुरक्षित करके रखा गया है। अब 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों को नकलों से सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी और उन्हें खुशनवीस के विशेषज्ञ लिखते थे, है ना। खुशनवीस क्या होता है, तो ये खुशनवीस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुशनवीस या सुलेखनीय वीस जो है ऐसे लोग थे जो कि सुंदर ढंग से लिखते थे, मतलब जिसका राइटिंग बहुत बढ़िया होता था ना, और वो जो लिखते थे तो उसको बोला जाता था
हुस्नवीस और सुलेखनीय वीस बोला जाता था, जो कि बहुत सुंदर ढंग से लिखा करते थे। और इन तकनीक की सहायता से जो है वो सरकारी विभाग के कार्रवाई के दस्तावेजों को कई प्रतियां भी बनाते थे, कॉपी बनाते थे, उसको लिखते थे। और आधुनिक युग में अब ये रिकॉर्ड को है जो डिजिटलाइज्ड बना दिया गया, डिजिटल शुरू कर दिया गया है ना, अभी के दौर पर। अब ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली जो था ना, उसके बारे में लोग थोड़ा सा जानते हैं। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, है ना, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार वायसराय के निवास स्थान के नजदीक बनाया गया था। जब ब्रिटिश काल का शुरुआत हुआ था तो नई दिल्ली का निर्माण हुआ था। अब वहां संग्रहालय जो था और राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाए को वायसराय के निवास के जो है वो नजदीक में बनाया जाता था। और इससे स्पष्ट होता था कि अंग्रेज इन दोनों संस्थाओं को जो है कितना महत्वपूर्ण मानते थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वेक्षण का प्रचलन, यह सर्वेक्षण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वेक्षण का प्रचलन कब से शुरुआत हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफी अहम माना जाता था। और अंग्रेज की यह सोच था कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वेक्षण के माध्यम से हम हर प्रकार की जानकारी को जो है एकत्रित कर सकते हैं, ये एकत्र करने के लिए आवश्यक भी है। मतलब सर्वेक्षण का मतलब क्या है? तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो सर्वेक्षण को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था कि अंग्रेज सोचते थे कि देश में अगर सही ढंग से शासन चलाना है तो सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी जो है एकत्रित करना आवश्यक हो गया है। अब 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर जो है सर्वेक्षण भी किया गया कि आखिर भारत कैसा है ना, उसके लिए जो है वो सर्वेक्षण किया गया देखने के लिए कि भारत किस तरह के है। तो ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी, गुणवत्ता, वहां के मिलने वाले पेड़ पौधा, जीव जंतु, सारा चीज को जो है ना स्थानीय इतिहास की जानकारियां हासिल की जाती थी इस सर्वेक्षण में। और अंग्रेज की धारणा यह था कि किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए किन बातों को जानना जरूरी है, मतलब किसी इलाका में शासन अपना धक जमाना है ये तो उसके लिए क्या हम लोग को जानना जरूरी है, वहां क्या कमजोरी है, ये सारा चीज को सर्वेक्षण शुरू किया था, है ना, जान पड़ताल शुरू किया था। तो 19वीं सदी के अंतिम दशक से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना भी करने जाने लगा, है ना, जनगणना भी शुरू कर दिया था। और इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि सारा चीज को जो है ना वो जानकारी प्राप्त हो गया था। और इसके अतिरिक्त देखिए बंगाल में जो है ना मानचित्रीकरण और सर्वेक्षण जेम्स जो है प्रिंसेप द्वारा जो बनाया गया था तस्वीर 1832 ईस्वी में। अब वनस्पति सर्वेक्षण, ज्ञान प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, ये सारा तरह के अलग अलग सर्वेक्षण किया जाता था। अब यहाँ है कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया जनगणना नीति के अनुसरण किया गया था। आज भी जो है वो दशक के पहले वर्ष से ही देश भर में जनगणना किया जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है वो जनगणना 1991 में हुआ, 61 में, 71 में, 91 में, 1 में, 11 में ये जनगणना हुआ, 21 में नहीं हुआ। अब नेक्स्ट आता है कि अधिकृत रिकॉर्ड्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो अधिकृत रिकॉर्ड्स क्या होता है? तो रिकॉर्ड से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण, जिसका चित्र सरकारी दफ्तर में सुरक्षित रखा गया, इसको बोलते हैं अधिकृत रिकॉर्ड्स, ऑथोराइज्ड रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड का विशाल भंडार से काफी जानकारियां भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और इन रिकॉर्ड्स से हमें सरकारी अफसर की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी है और वे किन चीजों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इनकी बारे में जानकारी प्राप्त करना जो है वो क्या है, होती है। आगे आता है कि हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता है कि देश के जो है दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाई क्या की, मतलब क्या वजह थी, इनकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करनी होगी। अब हालांकि जो है दूसरे स्रोतों से कई तरह की कमी भी देखने के लिए मिला है ना, मतलब कई तरह की कमी भी नहीं दिखा गया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा क्या है, कठिन काम हो जाता है। और इन संदर्भ में लोग जो है वो डायरियां, तीर्थ यात्राओं द्वारा यात्रियों के संस्मरण, उसके बाद महत्वपूर्ण लोगों के आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तक भी इसके भी महत्वपूर्ण मतलब हो गया था छपना। अब छपाई जब, है ना, छपाई की तकनीक का प्रसार के लिए जब अखबार का प्रकाशन शुरू हो गया था तो विभिन्न मुद्दों पर जनता जो है विचार विमर्श करने लगे थे, बहस करने लगे थे और नेताओं को सुधारने के लिए जो है अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू कर दिए थे। और कवियों जो है, उपन्यासकारों ने और भी लोग जो है भावनाओं के लेखन के माध्यम से जो है व्यक्त करना लगा था। और इसके बावजूद भी जो है हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोग के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी भी होता था और हमारी जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचा जाता था। और हम लोग जो है ना, हम लोग को यह पता भी नहीं लगा सकते थे कि आदिवासी, किसान, खदान में काम करने वाले मजदूर
अथवा सड़क पर जीवन बिताने वाले गरीब लोग जो है अनुभव किस तरह का करते हैं, है ना। अगर हम थोड़ी और कोशिश करते तो इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अब नेक्स्ट यहाँ तो खत्म हो गया है चैप्टर, अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, है ना। क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द जो है इसके बाद वीडियो हम लोग आप लोग कर लिए ला देंगे।